बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बेटा जी, नए चैप्टर के साथ आज हमारा जो चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है ये है सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 21। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें, और बाकी जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो सेल साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली सेल साइकिल जो है क्या, सेल जो है वो क्यों डिवाइड होता है, ये आज के टॉपिक में हम सीखेंगे लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख के दी है आपको सेल साइकिल की। ये कह रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ सेल, ये एक सीक्वेंस है चेंजेस का, जिसमें कह रहा है कि इन अ सेल इन्वॉल्विंग कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है इन्वॉल्विंग growth period, DNA replication फॉलोड बाय अ सेल डिवीजन नॉन एज सेल साइकिल। ठीक है, जिसमें सेल जो है ख़ुद को तैयार करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको डबल करता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है और फिर सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सेल की ओवरऑल लाइफ को हम सेल साइकिल कहते हैं। यहाँ आसान लफ्ज़ों में एक डेफिनेशन और भी लिखी हुई है, स्टेज थ्रू विच अ सेल passes from one cell division to next is regarded as a cell cycle। तो जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो यहाँ थोड़ी सीखने के लायक है। तो सेल साइकिल जो है इसको हम दो बड़ी मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एक इंटरफेज और दूसरी माइटोटिक फेज, जिसको एम फेज भी कहा जाता है। इंटरफेस जो है उसको फर्दर हम मज़ीद 3 फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। और जो आपके पास माइटोटिक फेज़ है उसको हम सिंपली M फेज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी इंटरफेस है। ये सारी क्या है, इंटरफेस है ये सारी। ठीक है, अच्छा ये एक मैंने बाहर भी फेज़ लिखी हुई है, G0 फेज़। ठीक है, ये रेस्टिंग फेज़ है। कुछ सेल इसमें आ जाते हैं, वो यहाँ तो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, यहाँ सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ ट्रैप होकर रह जाते हैं। ये भी देखते हैं, आगे डिटेल लिखी हुई है इसके बारे में भी। तो अगर हम बात करें इस एम फेज़ की, तो आगे जितनी माइटोसिस मियोसिस चलती है यहाँ चलती है। आप जितनी स्टेजेस आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आपने पढ़ा है प्रोफेज़ है, उसके बाद कह रहा है कि आपके पास है मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है, साइटोकाइनेसिस है। सारी स्टेजेस यहीं चलती है इस एम फेज़ के अंदर, इसीलिए इसको डिवाइडिंग फेज़ भी कहा जाता है। डिवीज़न यानी जिसमें डिवीज़न होती है। यहाँ अगर आप देखें G1 के अंदर सेल अपने आप को थोड़ा सा तैयार करते हैं, S के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, G2 के अंदर उनको एसेसरी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं, जो सेल को प्रोटीन चाहिए, जो जितने सारे माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, सारी इसको यहाँ मिल गई। आगे जैसे ही डिवीज़न M में सेल उतरता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और यहाँ जब माइटोसिस से फिर दोबारा सेल निकलता है, यहाँ स्पेशल किस्म का एक चेक पॉइंट है। आने वाले लेक्चर में मज़ीद डिटेल से मैं आपको बताऊंगा चेक पॉइंट का क्या रोल है इधर। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दो बड़ी हैं इंटरफेस को हम फर्दर मज़ीद डिवाइड करते हैं G1 S और G2 के अंदर। ये G1 S और G2 ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरफेस है, और ये वाला आगे M फेज़ है। ठीक है, तो इंटरफेस जो है उसको आज हम डिटेल से देखेंगे, कौन सी स्टेज जो है अपना कौन सा स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आ जाता है समटाइम G0 के जुमे क्या काम है, S के जुमे क्या काम है, तो ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, इंटरफेस को कह रहा है कि द पीरियड, इंटरफेस की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंजक्टिव डिवीजन्स कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है,
आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज का भी नाम देते हैं क्योंकि इसमें जो सेल होता है ख़ुद को तैयार कर रहा होता है, समवट रेस्ट की हालत में होता है। इसको रेस्टिंग समवट हम कम कह सकते हैं। इवन सेल ख़ुद को सेल डिवीज़न में उतरने के लिए तैयार कर रहा होता है। उसके बाद कह रहा है कि लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन सेल साइकिल, यहाँ उसने एग्जांपल दी गई है कि जो ह्यूमन के अंदर G1 फेज़ है वो 9 घंटे का है, S फेज़ जो है वो 10 घंटे का है, G2 जो है वो 4.5 घंटे का है, M फेज़ जो है वो 30 मिनट का है। तो ये सारी जो है ये ऑलमोस्ट बन रही है एक 24 घंटे का जो है वो ड्यूरेशन है पूरे सेल साइकिल का ह्यूमन के अंदर। लेकिन अगर यही ड्यूरेशन हम यीस्ट में देखें तो वो 90 मिनट का है। अच्छा, यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 23 घंटे लगते हैं, 23 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। और ये जो इतनी स्टेज है इसको सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, ये सारी स्टेज को 30 मिनट लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फेजेस ऑफ इंटरफेजेस, ठीक है। यहाँ ये सारी फेजेस लिखी हुई है, G1 क्या करती है, S फेज़ क्या करती है। अगर हम G1 फेज़ की बात करें तो G1 में कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल ग्रोथ अबाउट ट्वाइस, ठीक है। सेल की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाती है। यहाँ जो है सेल्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो करता है, जिसको जितना ग्रोथ के लिए मटेरियल, एंजाइम, जितनी चीज़ें चाहिए सारी प्रोवाइड की जाती हैं, ग्रोथ उसकी डबल हो जाती है जी। और आगे कह रहा है कि ग्रोथ इंक्लूड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ग्रोथ और उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी होना शुरू हो जाती है इधर। और उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहा है कि डीएनए बेस यूनिट्स आर अकोमोडेट। तो डीएनए के जो बेस यूनिट हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो हमारे पास पिछले चैप्टर में पढ़े हैं आपने, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, कह रहा है कि उनको अकोमोडेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि डीएनए को सिंथेसाइज किया जा सके, क्योंकि आगे एस फेज़ जो आएगी वो डीएनए सिंथेसिस फेज़ है। अच्छा, ये जी नोट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये जो बाहर है फेज़, ये एक तरह का चेक पॉइंट से, चेक पॉइंट्स और भी होते हैं इधर, उनके बारे में भी देखेंगे। सम टाइम कह रहा है कि पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट इन द सेल साइकिल। ये बाज़ बात कह रहा है कि जो पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट होता है यानी बाद में, माइटोसिस के बाद में आने वाले। अब देखो यहाँ माइटोसिस सेल कर चुके हैं, बाद में यहाँ इसके पास आ जाता है। पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग G1 फेज़ एंटरिंग अ फेज़ कॉल्ड G0 फेज़। तो माइटोसिस के बाद वो इधर आ जाता है, सेल इस कैद खाने में आ जाता है। तो यहाँ इसके साथ क्या मामला पेश आता है, एट दिस स्टेज सेल स्टॉप डिवाइड होना रुक गया, ठीक है, टेम्परेरली या परमानेंट तौर पे। सेल्स आर लॉक्ड, आर सेल कह रहा है कि आर लॉक्ड आर अरेस्ट इन दिस स्टेट विच में लास्ट फॉर डेज आर वीक्स। तो अब इस कैद खाने में सेल कुछ दिनों तक भी रह सकता है, कुछ हफ्तों तक भी रह सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द सेल फिजियोलॉजी। तो यहाँ उसने एग्जांपल दिए, कह रहा है कि कुछ सेल जो होते हैं, सम सेल सीज, कुछ सेल जो हैं वो सीज हो जाते हैं परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पे, जैसे हमारा नर्व सेल है या आई लेंस सेल है। ये ऐसे सेल हैं, ये एक दफ़ा यहाँ पे चले गए तो यहाँ से सारी ज़िंदगी दोबारा वापस नहीं आ सकते। यही वजह है कि हमारे नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन का, अगर कोई नर्व सेल डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। हमारी आई लेंस जो है वो अगर ख़राब हो गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो सेल है, जो उसने डिवाइड कब होना होता है, सेल हमेशा तब डिवाइड होता है जब हमारी बॉडी ने ग्रो करना होता है, हमारी बॉडी ने कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमारी बॉडी ने कोई स्पेशलाइज जो है प्रोटीन बनानी है। अब लेट्स सपोज आपकी कोई ज़ख़म ही हो गया है, अब ज़ख़म के ऊपर हीलिंग होनी है, वहाँ पे सेल्स डिवाइड होके आके वहाँ पे हीलिंग करवा देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपका कोई नर्व सेल डैमेज हो गया है ना, अब वो जो नर्व सेल डैमेज हो गया है ना, वो नर्व सेल, लेट्स सपोज एक नर्व सेल इधर आ गया, यहाँ वो कैद हो गया। अब उसका अल्टरनेट कोई और सेल नहीं बन सकता, क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा तो आगे डिवाइड करवाएगा ना। जब ये यहाँ से निकलेगा नहीं तो डिवाइड किस तरह हो जाएगा। अब लेट्स सपोज के यहाँ आपकी स्किन का एक सेल, यहाँ आपकी ज़ख़म हो गया, सेल डिवाइड हुआ। अब ये यहाँ पे कैद नहीं होता परमानेंटली, ठीक है। सेल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ डबल हुआ, डीएनए सिंथेसिस हुआ, सारी अपनी चीज़ें मिली, तो यहाँ डिवाइड होके उसका नेबल बदल मिल गया आपको। तो ये हमारी बॉडी ने तब ही सेल डिवीजन करनी होती है जब हमारी बॉडी ने ग्रो करना होता है, साइज़ रिटेन करना होता है, साइज़ गेन करना होता है, वाउंड हीलिंग करवानी होती है। ये आने वाले लेक्चर्स में तफसील मैं मज़ीद बताऊँगा आपको।
अच्छा जी, उसके बाद वो बात कर रहा है एस फेज़ की। ये वाला फेज़ जो है एस फेज़ के में क्या काम है। डीएनए सिंथेसाइज्ड, बहुत सिंपल है कि यहाँ डीएनए को सिंथेसाइज किया जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। उसके बाद G2 फेज़ है, ये जो एस के बाद में आ रही है G2 फेज़। G2 फेज़ के अंदर कह रहा है कि प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन। अब यहाँ सेल को डिवीजन के लिए तैयार किया जाएगा। किस तरह कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम ने चलना है ना माइटोटिक अपरेटस के ऊपर, उसके लिए उसको एनर्जी दे दी जाएगी। और उसके अलावा कह रहा है कि स्पेशल प्रोटीन सिंथेसाइज फॉर माइटोटिक अपरेटस। अब यहाँ कुछ ऐसी प्रोटीन भी सिंथेसाइज की जाएगी, इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसने आगे जाके माइटोटिक अपरेटस बनाना है, जिसके ऊपर क्रोमोसोम चलेंगे, ये चलते हुए मूव करते हुए एक एक पोल पे पहुंच जाएंगे और सेल डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली स्टेज है हमारे पास एम फेज, इसको माइटोटिक फेज कहते हैं। ये है पीरियड ऑफ डिवीजन एट ईच स्टेज स्पेसिफिक चेक पॉइंट। ठीक है, अब इसकी हर फेज पे स्पेसिफिक चेक पॉइंट, इट्स मीन प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज साइटोकाइनेसिस। ये इसके डिफरेंट फेजेस हैं। चेक पॉइंट डिटरमाइन द फेट ऑफ न्यू फेज। अब चेक पॉइंट है वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करवाते हैं कि जो अगला फेज़ आना है उसका फेट, उसके लक, उसकी किस्मत क्या होगी अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मेकअप। उसके इंटरनल मेकअप के अकॉर्डिंग उसका इंटरनल मेकअप किस तरह का है। ये रहे जी बेटा जी, ये आज का सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन था आपके पास। तो इसमें इंटरफेस और माइटोसिस माइटोटिक फेस हमने पढ़ा है इसकी, और इंटरफेस की हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, G1, एस फेस, G2, और एम फेज़ के में क्या काम है, G2 के में क्या काम है, एस फेज़ के में क्या काम है। ये छोटी छोटी स्टेजेस थी, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन शॉर्ट बन जाते हैं। इस तरह आपने बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लेने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एम फेज़ क्या है, G1 फेज़ क्या है, G2 फेज़ क्या है, S2 फेज़ क्या है, इस तरह आपसे वो क्वेश्चन कर लेता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, what are cell cycle, you define cell cycle, या give the phases of cell cycle, what is the interface and give the different phases of interface। इंटरफेस की डेफिनेशन है, इंटरफेस की फेजेस हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।